हेलो बच्चों, आज का सेशन में हम लोग चैप्टर 17 और चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड आपका ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल सेट को आप हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि मॉडल सेट का लगभग क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। आप प्रैक्टिस सेट को देखिए, मॉडल सेट को मिलाइए, आपको सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हम लोग इस टाइम बहुत कम है और हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या क्या है। तो बोलता है कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पहला पॉइंट बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज रिस्पायर बाय गिल्स। गिल्स का यूज कौन करेगा? तो गिल्स जनरली जो यूज करने वाला जो ऑर्गेनिज था वो कौन सा था? अगर एनिमल फाइल आपका किंगडम ध्यान होगा तो एनिमल जो आपका किंगडम ने फाइलम, एनिमल किंगडम में आपका मोलुस्का अगर ध्यान होगा तो मोलुस्का में रिस्पायरेशन के लिए क्या था? गिल्स था। अगर फिश ध्यान होगा तो फिश में क्या है? आपका गिल्स है। और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, एक्वाटिक मतलब होता है पानी में रहने वाला, आर्थ्रोपोड मतलब इंसेक्ट वगैरह, ये तीनों जो है वह आपका क्या है? आर्थ्रोपोड्स। ये जो है वह तीनों क्या करेगा? गिल्स का यूज करेगा। तो देखो, फिश गिल्स का यूज करेगा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा जो पानी में रहने वाला इंसेक्ट हुआ, और मोलुस्का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सा पेयर करेक्टली मैच करता है? पहले हम लोग समझते हैं कि इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, ये आपका लंग्स का कुछ हिस्सा है, इस प्रकार से हम दिखाएं, ठीक है। अगर ये डायफ्राम नीचे की तरफ, अगर इसमें हवा अंदर आ रही है तो हम बोलेगी इंस्पायरेशन, एयर लिए। और एक्सपायरेशन का मतलब है कि यहां से हवा क्या जा रही है? वह रिटर्न बाहर जा रही है, ठीक है। तो जब हवा लेते हैं तो उसमें क्या रहता है? ऑक्सीजन। और जब हवा छोड़ते हैं तो उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी पेयर सही है, ये भी पेयर सही है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर सी नंबर होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है, इज नॉट एसोसिएटेड विथ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वह किसका किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? पहले ये समझो। देखो, ब्रीदिंग में जो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, जैसे ये आपका अस्टर्नम है, ठीक है, ये आपका क्या है? अस्टर्नम है। और ये आपका पसली है, ये आपका रिब्स, एक रिब्स और दो रिब्स, दो ही रिब्स लेते हैं। दोनों के बीच में मसल्स है। एक इधर जो मसल्स है उस मसल्स का नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और ये जो रिब्स है, इधर जो रिब्स है उसका नाम है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, कोस्टल मसल्स, ठीक है। और एक और इन्वॉल्व रहता है, उसका नाम यहाँ पे इस प्रकार से है आपका, ये आपका इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये इसका नाम आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, इसका नाम है डायफ्राम, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? तो ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में दो ही इन्वॉल्व होता है, एक आपका डायफ्राम इन्वॉल्व होता है और एक आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो रिब्स होता है, ये जो पसली वो किधर आता है? बाहर की तरफ लिफ्ट करता है, दैट इज डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। और जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है? आपका एक्सपेंड करता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना डायफ्राम, तो ये नीचे की तरफ आएगा, और ये नीचे की तरफ आया, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किया। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा? फ्लैट, सीधा सा हो जाएगा। और जब रिलैक्स करेगा, अपना नॉर्मल स्टेट में जाएगा, तो ये कर्व हो जाता है। तो जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसमें जो मदद करता है वह दो मैकेनिज्म, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा क्या है? डायफ्राम। तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मदद करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, नॉट एसोसिएटेड। तो नॉट एसोसिएटेड में इसका आंसर क्या होगा? तो नॉट एसोसिएटेड में आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। फिर बोलता है नेक्स्ट कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मेनली टेक प्लेस थ्रू। सभी को पता है कि हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करता है वो ब्लड करता है। ब्लड में किस रूप में ट्रांसफर होता है? तो ब्लड में आरबीसी जो है वही ट्रांसफर करने का जिम्मा लिया है। आरबीसी ऑक्सीजन का लगभग 97% ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग जो है वह 20 से 25% ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी।
जबकि प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन बच गया कितना परसेंट बचा, तो 3% ऑक्सीजन आपका घुल के ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का घुल के 7%, ये दोनों डिजोल्व रूप में डिजोल्व रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% जो है वह बाइकार्बोनेट के रूप में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये इस तरह से ध्यान होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन मेनली टेक प्लेस, तो आपका क्या होगा, ब्लड। नेक्स्ट बोलता है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है विथ हीमोग्लोबिन, तो HB हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो है वह आपका कैसे बाइंड करता है, तो रिवर्सिबल, ठीक है, ये कैसे बाइंड करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस से। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम फाउंड टू बी प्रेजेंट। देखो क्या होता है, ध्यान सुनो। जैसे आपका ये आपका CO2 एक सेल है, सेल में CO2 है, और ये आपका क्या है, ये आपका ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में आपका ये RBC है, तो ये प्लाज्मा है। तो क्या हुआ कि CO2 जब यहां से निकला तो गया कहां पे, ब्लड में। तो ब्लड में CO2 प्लस वाटर दोनों मिल के टेम्पोररी जो बनता है वह बनता है क्या, आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। और फिर यह तुरंत आपका टूट के क्या बन जाता है, बाइकार्बोनेट HCO3 आपका क्या है, प्लस में H+, ये बन जाता है आपका बाइकार्बोनेट। और ये बाइकार्बोनेट के रूप में ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम टू बी फाउंड टू बी किसमें पाया जाता है। देखो जब यह एंजाइम नहीं रहता है तो यह रिएक्शन बहुत स्लो होता है, बोलता है 1 घंटा में 200 मोलिक्यूल्स बनता है। लेकिन जब ये एंजाइम, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम जब इन्वॉल्व हो जाता है तो लगभग 1 सेकेंड में 6 लाख के आसपास क्या होता है, मोलिक्यूल्स बन जाता है। तो ये रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। तो ये जो इन्वॉल्व होगा वह कार्बोनिक एंजाइम इट विल फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, तो एक तो तुम्हारा पाया जाता है कहाँ पे, RBC में, और एक कहाँ पाया जाता है, आपका प्लाज्मा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका A और B होना चाहिए, B एंड C लिखा गया तो ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, तो ये आपका A एंड B होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्राइमरी साइट क्या है, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो देखो यहां पे अगर लंग्स है, ये ऐसे आया, ठीक है, इस प्रकार से, और ये रहा लंग्स में देखें तो ये आपका डिवाइड करता है ढेर सारा, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, इस प्रकार से क्या करता है, ये डिवाइड करता है। और लास्ट में जो है वह क्यूपिका, इस प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो बना, ये जो है वह प्राइमरी साइट है जहां पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा, गैसेस का। आपका ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी साइट है गैसेस को एक्सचेंज करने का। तो ये जगह का क्या नाम है, तो इसका नाम है एल्वियोलाई। क्या नाम है इसका, एल्वियोलाई। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द फंक्शन ऑफ न्यूमेटिक सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखो ये आपका ब्रेन का हिस्सा है, फोर ब्रेन, ये आपका मिड ब्रेन का हिस्सा है, और ये पोन्स, और ये क्या है आपका, ये आपका सेरिबेलम, और ये आपका हैंड ब्रेन का हिस्सा है। यहाँ पे आपका जो हिस्सा है वह मेडुला ऑब्लोंगाटा बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा में आपका कोई सेंटर है, तो यहाँ पे जो आपका पहला है आपका रिदीम सेंटर, और इसी के जस्ट बगल में एक और सेंटर है जिसका नाम है क्या, इसका नाम है न्यूमेटिक सेंटर। अब यहाँ पे बोलता है कि न्यूमेटिक सेंटर का फंक्शन क्या है, तो ये रिदीम को मेंटेन करता है, रेगुलेट, इसको मेंटेन करता है आपका, रेगुलेट रिदीम। ये रिदीम क्या है, रिदीम मतलब होता है कि एक कंटिन्यूअस चाल में, जैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, आपका हवा को लंग्स को एक्सपेंड करना और लंग्स को सिकुड़ना, ये एक रिदीम है। तो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा आपका रेगुलेट रिदीम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि लाई इन फ्रंट ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस किसको बोलते हैं, विंड पाइप को। किसको बोलते हैं, विंड पाइप को। विंड पाइप के फ्रंट में जो है वो क्या पाया जाता है, तो विंड पाइप के अगर फ्रंट में देखा जाए तो आपका ओसोफेगस को विंड पाइप नहीं बोल के हम उल्टा लिख दिए, ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, फूड पाइप। और आपका ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, तो ट्रेकिया को आपका विंड पाइप बोलते हैं। तो इसके जस्ट फ्रंट में आपका ट्रेकिया ही पाया जाता है। जैसे ये ट्रेकिया इस प्रकार से आया और ये लेफ्ट एंड राइट ट्रेकिया में क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। तो यही है आपका लेफ्ट एंड राइट, यही है आपका क्या है, ट्रेकिया, जो कि ओसोफेगस के जस्ट फ्रंट में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन ब्रेन, हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने वाला सेंटर कौन है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा 2-3 सेंटर को कंट्रोल करता है। एक हमारा रिस्पायरेटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, रिस्पायरेशन को, एक हमारा कार्डियक साइकिल को, कार्डियक आउटपुट को, ठीक है, और एक हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, स्टमक में जो सिक्रेशन होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका पूरा आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका बी नंबर है। 3 काम करता है, तीनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्लूरा इज अ लेयर कवरिंग ऑफ, प्लूरा किसका कवरिंग है, तो अगर लंग्स का ध्यान होगा, लंग्स का डायग्राम इस प्रकार से लंग्स है, तो लंग्स के ऊपर 2 कवर है, एक इनर और आउटर। आउटर को बोलता है आउटर प्लूरा, दैट इज आपका इनर प्लूरा। तो जो प्लूरा वर्ड है वह किसके लिए है, तो वह आपका लंग्स के लिए है, ठीक है। इसको आउटर को हम लोग बोलते हैं विसरल प्लूरा और इनर को बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, ठीक है। इसका लंग्स के जो कवर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्लूरा वर्ड यूज करते हैं। फिर बोलता है फ्लोटिंग रिब्स इज ऑफ थोरेकिक केज, दैट इज चेस्ट के हिस्सा में जो केज, जो आपका पिंजरा बना है रिब्स का, उसमें से फ्लोटिंग रिब्स कई गो है, तो या कौन सा है, तो हम लोग को पता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं प्रैक्टिस सेट में बहुत बार। तो ये आपका जो है स्टर्नम है, इसमें रिब्स की संख्या 1 से लेकर रिब्स की संख्या 1 से लेकर रिब्स की संख्या 7 तक को बोलते हैं ट्रू रिब्स बोलते हैं। और रिब्स की संख्या 8 से लेकर 8, 9, 10, ठीक है, 8 से लेकर बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और आपका 11 और 12 बोलते हैं क्या, आपका फ्लोटिंग रिब्स। तो ये आपका फ्लोटिंग रिब्स, फ्री फ्लोटिंग रिब्स का लाया कौन सा, तो 11th और 12th पेयर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लंग्स हैव लार्ज नंबर ऑफ नेरो ट्यूब, लंग्स में पतले पतले ढेर सारा ट्यूब है, उस ट्यूब का क्या नाम है, तो ये ट्यूब का नाम है ब्रोंकियोल। देखो ये आपका ट्रेकिया, ये आपका क्या कहला है, ट्रेकिया। ये आपका डिवाइड करके लेफ्ट एंड राइट ट्रेकिया, ठीक है। अब ये डिवाइड करने के बाद पुनः ये डिवाइड करेगा सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है, इस प्रकार से और ज्यादा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर गया ब्रोंकाई में, एंड ब्रोंकाई फिर पतले पतले जो ट्यूब्यूल्स में डिवाइड करता है उसका नाम है ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स जो है वह फाइनली सबसे छोटा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फूड एंड एयर पाथवे डिवाइडेड 8 कौन सा जगह में डिवाइड करते हैं, स्टमक में तो डिवाइड करेगा नहीं, ये आपका फूड पाइप है, ये होगा नहीं, और लेरिंग्स जो है वो आपका साउंड बॉक्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फायरिंग्स इस जगह पे होता है, कॉमन पॉइंट होता है जहां पे फूड और एयर दोनों पाथवे को क्या करता है, डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द विंड पाइप, अभी कुछ देर पहले विंड पाइप ट्रेकिया, और अगर हम बोलते हैं ओसोफेगस तो ये क्या है आपका फूड पाइप, ये कौन सा पाइप है, फूड पाइप। तो ओसोफेगस को फूड पाइप, विंड पाइप को क्या बोले, ट्रेकिया, लेरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है, और लंग्स तो आपको समझ ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो विंड पाइप का आंसर होगा आपका सी नंबर, दैट इज ट्रेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया को कोलैप्स में सिकुंडस बजाता है। देखो ये है ट्रेकिया, और ट्रेकिया के ऊपर सी शेप का एक कार्टिलेज रिंग होता है, सी शेप का, ठीक है। सी शेप कहने का मतलब इस शेप का, पूरा तरह से कंप्लीटली गोल नहीं होता है, इस प्रकार से सी शेप का। और ये रिंग क्या करता है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज से बना होता है। तो ये कार्टिलेज रिंग जो है वो क्या करता है, कोलैप्स करने से बचाता है, कार्टिलेजिनस रिंग इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं, मसल्स ऑफ डायफ्राम का मसल्स क्या होता है, कुछ देर पहले बताएं कि हमारा डायफ्राम इस प्रकार से,
ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन, रेस्ट के कंडीशन में। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम किधर मूव करता है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या हुआ, तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। नीचे की तरफ हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्शन। आ जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये मसल्स क्या हो जाएगा, तो ये मसल्स स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा। तो बोलता है कि इंस्पायरेशन मसल्स और डायफ्राम, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसका आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इंजाइम इन्वॉल्व इन CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। इंजाइम जो है वह इन्वॉल्व होता है CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, ब्लड में CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में। तो अभी कुछ देर पहले बताएं कि CO2 प्लस H2O जो मिल के H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है, उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वह कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम इन्वॉल्व होता था, जो रिएक्शन को बहुत ज्यादा तेजी, लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज कर 10 मिलियंस टाइम इंक्रीज करता था। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा। ये बायोमोलिक्यूल्स से हम लोग ये टॉपिक को डील किए हुए हैं। नेक्स्ट बोलता है CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मोस्टली बाय मीन्स ऑफ। CO2 जो है वह ब्लड में मोस्टली किस परसेंट होता है, तो लगभग 70% जो है वह HCO3 बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। कितना परसेंट, 70%। प्लाज्मा में घुल के 7% और कार्बा हीमोग्लोबिन दैट इज HbCO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के 20 से 25%। तो क्या बोल रहा है, मोस्टली। तो मोस्टली किस रूप में, तो मोस्टली आपका बाइकार्बोनेट के रूप में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। नेक्स्ट बोलता है हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो एक कर्व बनता है यहाँ पे इस प्रकार से एक कर्व बनता है, इस प्रकार से एनसीईआरटी डायग्राम दे रखा है। इस तरह के कर्व को हम लोग सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। ठीक है, इस कर्व को नाम है सिग्मॉइड कर्व। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। फिर बोलता है कि ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नेक्स्ट चैप्टर का है। तो बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या है। जैसे ये आपका एक साइकिल लिया, जिसमें से पहला जो कुछ समय है और आपका 3 हिस्सा बांट है। तो पहला आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्टरी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें जो समय लेगा वह 0.1 सेकेंड का लेगा। दूसरा बोलता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसका समय लेगा 0.3 सेकेंड। एंड रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में जो समय लेगा वह 0.4 सेकेंड। तीनों को जोड़ देंगे तो 0.8 सेकेंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब आर्ट्रियल और वेंट्रिकल कौन है, ये ध्यान होना चाहिए। जैसे ये हार्ट है, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये आपका है लेफ्ट आर्ट्रिया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल। तो ये दोनों क्या कहला, आर्ट्रिया, ये दोनों क्या कहला, वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द फर्स्ट हार्ट साउंड, हार्ट का पहला साउंड लव अकर इन विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, कब अराइज होता है। तो इसको भी हम पहले डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं कि देखो ये हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट में इस प्रकार से आपका बना हुआ है। यहां पे आपका जो है वह आपका ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी ये आपका राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पे क्या बोल रहा है कि यहां पे बोल रहा है कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब होगा, जब ये दोनों वॉल्व एक साथ क्लोज होगा। ये दोनों वॉल्व का क्या नाम है, इसका नाम है बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। इसको भी बहुत बार बताएं, इसका नाम है ट्राइकस्पिड। ठीक है, तो ये दोनों वॉल्व जब क्लोज होगा, तो क्लोज कब होगा, तो जब ये वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टोल का मतलब होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन करना। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना। तो कॉन्ट्रैक्शन करना धीरे सिकुड़ना। तो सिस्टोल जब ये करेगा तो दोनों वॉल्व क्या होगा, एक साथ क्लोज होगा, तो हार्ट का दूसरा पहला साउंड क्या होगा, लब। और जब ये रिलैक्स होगा तो क्या होगा, डब। फिर से रिपीट करते हैं, देखो क्या यहां से क्वेश्चन आता है। ये वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, ये वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड। ठीक है, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दोनों वॉल्व क्लोज होगा, तो पहला हार्ट का साउंड होगा लब। और जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला रिलैक्स होगा, तो यहां पे जो ब्लड फ्लो किया होगा
इस तरह से ब्लड फ्लो किया होगा। यहाँ जो वॉल्व लगा होगा वह ब्लड जब पीछे की तरफ मूव करेगा तो ये सेमी लूनर वॉल्व दोनों क्लोज होगा, तो हार्ट का दूसरा साउंड क्रिएट होगा, दैट इज डब। यहाँ पे बोलता है लब कैसे आया, तो वेंट्रिकल सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सिकुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कार्डियक सेंटर भी प्रेजेंट, अभी कुछ देर पहले बताया कि मेडुला ऑब्लोंगाटा एक ऐसा सेंटर है जहां पे हमारे सांस की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हमारा हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन इसको एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे तीन चीज को ध्यान रखना, एक रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, एक कार्डियक सेंटर दैट इज हार्ट को कंट्रोल करता है, और हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट होता है उसको कंट्रोल करता है। ये आपका 3 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कार्डियक मसल्स आर, कार्डियक मसल्स कैसा है, देखो इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से नहीं चले, अनैच्छिक, ये वॉलेंट्री दैट इज ऐच्छिक, हम हाथ का मूवमेंट अपने इच्छा से कराएंगे, क्या हार्ट को करा सकते हैं, नहीं, तो ये मसल्स का मूवमेंट इनवॉलेंट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सिस्टोलिक प्रेशर इन अ नॉर्मल ह्यूमन, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें प्रेशर कितना है, तो देखो हम लोग ब्लड प्रेशर 120/80 बोलते हैं ना, तो 120 बट क्या है 120 सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, और ये डायस्टोलिक प्रेशर, तो यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में जो सिस्टोलिक प्रेशर 120/80, तो 120 क्या है आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय का प्रेशर है। फिर बोलता है ऐसे नोड इज लोकेटेड इन, इसको भी हम डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं, ये आपका हार्ट है, ठीक है, इस प्रकार से, और यहां पे क्या है कि एक नोडल टिश्यू होता है, ये नोडल टिश्यू इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, इसका नाम है एसे नोड, और एसे नोड का फुल फॉर्म है साइनो आर्टेरियल नोड। यही आपका कहां प्रेजेंट है, तो ये आपका लेफ्ट आर्ट्रिया, ये राइट आर्ट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, तो इसका आंसर क्या होगा आपका राइट आर्ट्रिया, तो लेफ्ट आर्ट्रिया नहीं होकर क्या होगा राइट आर्ट्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट इन, कहां पर है, तो ये आपका ऑप्शन बोलता है लीवर में नहीं, लंग्स में नहीं, ब्रेन में नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मिट्रल वॉल्व या आल्सो कॉल, अभी कुछ देर पहले बताएं बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व का क्या नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, किधर है लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ, तो बोलेंगे लेफ्ट की तरफ, किधर है लेफ्ट के, किसके बीच में, लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, यहाँ पे आपका इस प्रकार से प्रेजेंट है, ठीक है, बाइकस्पिड दो ही कप जैसा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कार्डियक पेसमेकर दैट एक मशीन जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, कौन है, तो अभी कुछ देर पहले बताए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नोडल टिश्यू जो है जिसका एसे नोड नाम रखा, इसी को बोला गया क्या आपका पेसमेकर, जिसका नाम है एसे नोड, और यही इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा, यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वेंट्रिकल सिस्टोल इज स्टिमुलेटेड बाय, वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, किसका सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल का, तो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको कैसे स्टिमुलेट करता है, देखो ये है ऐसे नोड, जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है तो ये वेंट्रिकल में आर्टरिया में पूरा फैल जाता है। यहाँ पे एक और आपका है, वह है नोडल टिश्यू, इसका नाम है एवी नोड, यहां से नर्व का इंपल्स जनरेट होता है ढेर सारा, और ये बंडल में आगे जाता है जिसको बंडल ऑफ हीस बोलते हैं, और ये जाके क्या करता है डिवाइड कर जाता है आपका पुरकुंजे फाइबर लेफ्ट एंड राइट ट्रंक आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वेंट्रिकल सिस्टोल स्टिमुलेटेड हुआ, तो एवी नोड को किसके द्वारा, एवी नोड यहां से जनरेट हुआ, ये रिसीव किया, तब जाके ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा एवी नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कॉर्डेट टेंडेनी इन द हार्ट इज फाउंड इन, कॉर्डेट टेंडेनी कहाँ है, जैसे ये हार्ट है, हार्ट में ये वॉल्व है इधर, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे वॉल्व है, यहाँ पे इस तरह से वॉल्व है, तो वॉल्व को कैच करने, वॉल्व को पकड़ने के लिए धागे जैसी संरचना होती है, इसका नाम है कॉर्डेट टेंडेनी। तो कहाँ पर है, आर्ट्रियल में कि वेंट्रिकल में, तो बोले वेंट्रिकल में, कौन सा लेफ्ट कि राइट, दोनों में है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका वेंट्रिकल होगा, ठीक है, इधर भी है इधर भी, मतलब कहने का है कि ये धागे जैसी संरचना है जो कप को पकड़ के रखता है, इसे क्लोज हुआ ना तो आके यहाँ अटक जाता है, इससे ये नहीं कि क्लोज हुआ तो इधर चला गया इधर चला गया, इस तरह से पूरा खुलने नहीं देता है, इसको रोक के रखने में मदद करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, सभी का लाइफ टाइम पता होना चाहिए। 120 डे जो है वो किसका है, आरबीसी का। 120 दिन कितना है, 120 दिन आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ब्लड क्लोटिंग सेल, ब्लड को क्लोट करने में कौन सा सेल मदद करता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या है, प्लेटलेट बोला जाएगा, इसको प्लेटलेट्स बोला गया है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स दैट क्या करता है, ब्लड को कोगुलेट करता है। इरिथ्रोसाइट आरबीसी बोला गया, ऑक्सीजन को ट्रांसफर, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फोसाइट आपका बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी का हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग जो है वह सेल कैंसर है, वह आपका थ्रोम्बोसाइट है, इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लेटलेट, सभी का लाइफ साइकिल ध्यान रखना 1 वीक इसका है, इसको भी हम बहुत डिटेल से दिए हैं पहले, प्रैक्टिस सेट देखो सारा कुछ बन जाएगा। फिर बोलता है इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट जनरेटेड बाय, हार्ट बीट को इनिशिएट कौन करेगा, आपका शुरुआत कौन करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ देर पहले बोले कि एक नोड था जिसका नाम था एसए नोड, यहीं से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, तो यही इसको क्या करेगा, आपका शुरुआत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच वन हैज द थिकेस्ट वाल, सबसे मोटा वाल कहाँ है, देखो ये हार्ट है। तो हार्ट में आपका क्या है कि इधर नॉर्मल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ का वाल क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। बोले क्यों, क्योंकि यहाँ का वाल इसलिए मोटा होता है, सबसे ज्यादा थिकेस्ट यही होता है। वेंट्रिकल तो आर्टेरियल से मोटा होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसको ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना रहता है, पूरे बॉडी में। तो पूरे बॉडी को पंप करने के लिए वाल क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो ये कौन सा आपका वेंट्रिकल है, तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन खत्म हो गया, 36 क्वेश्चन था। तो ये जितना हम लोग क्वेश्चन अभी किए वो सभी प्रैक्टिस सेट में किए हुए और वहां पे अच्छे से डिटेल से समझा है। अभी टाइम के अभाव के कारण और थोड़ा और वीडियो बनाना है, इसी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा हम लोग फास्ट चले। अगर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए होंगे तो ये आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में इसी पैटर्न में आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं और बहुत ज्यादा आसान नहीं, लेवल का रहता है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, स्किप नहीं कीजिए पूरा वीडियो को। अगर स्लो चल रहा है तो उसको थोड़ा रनिंग कर लीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस सेट को अच्छे से डील कीजिए, आपका एग्जाम अच्छा से ही जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।